Hello, welcome all of you, my dear students, on the digital dedicated YouTube channel. Here is Vinay sir to give the discussion of the NSO question paper, class 6 of set C. Dear student, do you know, in the first part of the discussion, I discussed logical reasoning question that starts from 1 to 10, but I missed a questions number 8. So let me start from the question number 8 and then I will discuss the science part of this section. तो डियर स्टूडेंट्स, सब लोग को आप लोग का स्वागत है। अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं, एक एक करके डिस्कशन पार्ट 2 में हम लोग साइंस सेक्शन का पूरा कवर करने का कोशिश करते हैं। तो अपने आप को सीट बेल्ट बांध लें और मेरे साथ टेक ऑफ के लिए तैयार हो जाएं। तो रेडी? यस। So this is question number 8. Without just wasting our time, we should do it one by one. Find the missing number. This is the logical based questions, that is find the missing number. Okay, see this one. This is 2, 5, 10, 17, 26. Then what next? This is the question. अब इस क्वेश्चन में बड़ी ध्यान से आप देखेंगे तो आपको देखने से ये पता चल जाएगा कि this is 2 and then 5. What number we should add so that we get 5 and what number we should get so that we get 5, 10. तो आपके पास देखेंगे 2 है और यहाँ पर 5 है, तो बीच में अगर हम लोग 3 नंबर को जोड़ देंगे तो यहाँ पर 5 मिल गया। फिर हम लोग अगला देख रहे हैं कि 5 में 5 जोड़ देंगे, यहाँ पर दिस इज 5 ऐड कर लेंगे, व्हाट दिस वाज 10 मिल जाएंगे। एक पैटर्न मिलना हो गया, फर्स्ट वर्ड नंबर, सेकंड वर्ड नंबर and 10. Here is what, if we'll add 7 then we will get another 17. 17 में अगला जो ऑड नंबर होगा that is equal to +9 अगर आप लोग कर देंगे तो हमारे पास 26। तो 9 के बाद में हमारे पास कौन सा नंबर आ जाता है ऑड नंबर में? 11। ऑफ कोर्स 26 में 11 जोड़ देंगे तो हमारे पास मिल जाएंगे 37। सो राइट आंसर इज बी। ओके, तो इट्स वेरी सिंपल, जस्ट सी द पैटर्न। और ये लॉजिकल है, इंस्टेंट आपको सोचना पड़ेगा कि हमें कैसा है, ऑड है, इवन है, मल्टीप्लिकेशन है या डिवीजन का रूल को फॉलो करना है। अलग पैटर्न में अलग टाइप का हम लोग लॉजिक लगाते हैं। तो दिस इज द क्वेश्चन व्हाट आई मिस्ड इन द फर्स्ट सेट, आई डिड इट एंड दिस इज द साइंस पार्ट। दिस इज द साइंस पार्ट। तो लेट अस डिस्कस वन बाई वन। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स डिस्कस द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द साइंस and 11 number question of the set C. Right, here is the first question or 11 number question, which is of the following statement is are incorrect. Okay, अब ये कहता है कि भाई दिए हुए स्टेटमेंट में से कौन सा गलत है। तो कहता है डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड द मैग्नेट इज फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। अब देखिए हम एक एक करके डिस्कस करते चलते हैं हम लोग इसको लेकर के। अगर ये मेरा मैग्नेट है, ध्यान रखिएगा इनकरेक्ट स्टेटमेंट निकालना है। दिस इज नॉर्थ पोल एंड दिस इज साउथ पोल। मैग्नेटिक लाइंस स्टार्ट फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड आउटसाइड दिस इज द पैटर्न ऑफ द मैग्नेटिक लाइंस। आप लोग समझेंगे इस चीज़ को। आउटसाइड में ऐसे मैग्नेटिक लाइंस होते हैं और ये देखिए इस तरह से मैग्नेटिक लाइंस हुआ, और इनसाइड में ऐसे फॉलो करता है। तो इनसाइड वाले को मैं कलर अलग कर देता हूँ सो दैट इट शुड सिम्स वेरी क्लियर टू यू व्हाट इज द राइट आंसर। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक लाइंस इनसाइड द मैग्नेट, दैट इज साउथ टू नॉर्थ। एंड आउटसाइड पूछता तो नॉर्थ टू साउथ। और मैग्नेटिक लाइंस कैसे होते हैं? तो इमेजिनरी होते हैं और क्लोज लाइन होते हैं, नॉर्थ पोल से निकलते हैं और साउथ पोल में एंट्री मारता है। The direction of the magnetic field line inside the magnet is from south pole to north pole. तो भाई ये तो सही है, साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, राइट, ठीक है। इनसाइड में पूछा हुआ है, यहाँ देखिएगा इनसाइड में, तो इट इज करेक्ट, इट इज करेक्ट। इनसाइड में पूछा है सो इट इज करेक्ट। तो हमारे पास खोजना कौन सा है भाई? इनकरेक्ट खोजना है। ये ध्यान दीजिएगा, हम लोग को जो खोजना है दैट इज व्हाट, इनकरेक्ट हम लोग को स्टेटमेंट को चाहिए। तो इनकरेक्ट के लिए अब हम लोग कहते हैं कि ये तो आपका करेक्ट हो गया। अब लोड स्टोन इज एन आर्टिफिशियल मैग्नेट। लोड स्टोन जिसको कि हम लोग कह देते हैं स्कीमिंग स्टोन या नेचुरल मैग्नेट को हम लोग कहते हैं लोड स्टोन। जो नेचर में मैग्नेटिक स्टोन पाए जाते हैं जिसको मैग्नेटाइट कहते हैं,
उसी को हम लोग नेचुरल मैग्नेट कहते हैं। यहाँ पर आर्टिफिशियल मैग्नेट के नाम दे दिया हुआ है, इसलिए आपका ये वाला स्टेटमेंट आपको इनकरेक्ट हो गया, राइट। तो 2 नंबर वाले जो हमारा इनकरेक्ट में आ गया। स्टील पिन इज नॉट ए मैग्नेटिक मटेरियल। स्टील को हम लोग जानते हैं आयरन स्टील सब मैग्नेटिक मटेरियल है, इसलिए इनकरेक्ट में ये भी आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट में हो गया। और ये कहता है कि इफ़ वी सस्पेंड द मैग्नेट इन द फ्री स्पेस, माय डियर, अगर किसी में मैग्नेट को फ्री स्पेस में हम लोग सस्पेंड कर देंगे, लटका देंगे फ्रीली, तो ये नॉर्थ साउथ को अपने आप को पॉइंट करता है। जो नॉर्थ में पॉइंट करता है नॉर्थ पोल, जो साउथ में पॉइंट करता है वो साउथ पोल होते हैं। यहाँ पर आपको लिख दिया है ईस्ट वेस्ट, इसलिए आपका ये भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गए। तो हमारे पास चॉइस में हो गया 2, 3 and 4, 2, 3 and 4 ओनली। दिस इज योर डी चॉइस, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा सवाल को लेते हुए। देखिए एक एक करके हम लोग चलते हैं। वाओ, दिस इज द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द पेंडुलम। साइन स्विंग्स इन बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड डायरेक्शन। ये हम लोग कह रहा है ए पेंडुलम स्विंग्स इन बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड डायरेक्शन। बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड ये अपने मीन पोजीशन के बीच वाला पोजीशन से लेकर के दाएं बाएं जाता है, उसी को हम लोग कहते हैं ऑसिलेशन। बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड एंड टू एंड फ्रो भी इसको हम लोग कह देते हैं, ओके। ये भी कह रहा है passing through y, ये देखिए y the middle position, the middle point of the oscillation is shown in the given figure. When first time the pendulum passes through y, a stopwatch is started. पहला बार जब हम लोग यहाँ से पेंडुलम को ऑसिलेट करा दिए तो अपने घड़ी को हम लोगों ने क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया हुआ है। अब ये कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है सो समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि when 21st time the pendulum passes through y, the stopwatch is stopped. 21वां बार जब ये पास कर रहा है, मतलब 20 टाइम ये कंप्लीट कर चुका होगा, अगला वाला जैसे ही स्टार्ट करेगा तो घड़ी को हम लोगों ने रोक दिया। द रीडिंग इज t, रीडिंग इज t. What is the time period of the pendulum in terms of t? वाओ, दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन। आप ऐसे समझेंगे, एक पेंडुलम है जो ऑसिलेट कर रहा है, मिडिल और पोजीशन को हम लोग y कहे हुए हैं, और इस तरह से टू एंड फ्रो राइट और लेफ्ट ये हम लोग को ऑसिलेट कर रहा है। ये y पोजीशन पर आपके पास 20 टाइम्स पार कर गया है। 21 जब जाना शुरू कर दिया उस समय घड़ी को रोक दिया गया है, मतलब ये 20 टाइम्स ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है, राइट। और टोटल 20 टाइम्स क्रॉस किया y पोजीशन को, तो टोटल समय हम लोगों को लगा t। तो मेरे पूछ रहा है कि भैया इसका टाइम पीरियड कितना होगा, ये हम लोगों के पास का क्वेश्चन है। तो आप लोग बहुत आसानी से समझेंगे कि एक ऑसिलेशन किसको कहते हैं। व्हाट इज वन ऑसिलेशन? वन ऑसिलेशन मीन्स ये बॉडी यहाँ गया, ये बॉडी यहाँ आया, फिर बॉडी यहाँ आया और फिर बॉडी यहाँ आया। सी दिस वंस, दिस इज होल टाइम पीरियड टेकन डूइंग वन ऑसिलेशन को हम लोगों ने पूरा एक बार मीन से राइट गया, फिर मीन पे आया, फिर लेफ्ट में गया, फिर मीन पे आया, तो इसको हम लोग कहते हैं एक ऑसिलेशन। इसका मतलब एक ऑसिलेशन में बॉडी y को 2 बार क्रॉस कर रहा है। इन वन ऑसिलेशन दिस पेंडुलम इज क्रॉसिंग द मीन पोजीशन 2 टाइम्स। अब यहाँ से देखिए कि हमारे पास ये कहा हुआ है कि टोटल का टाइम पीरियड हमारे पास, टोटल का टाइम पीरियड t है। तो आप ये समझिए कि अगर 20 टाइम्स y को पास किया है तो हमारे पास नंबर ऑफ ऑसिलेशन कितने होंगे, 10। ये y को क्रॉस किया है 20 टाइम्स, इसका मतलब हमारे पास नंबर ऑफ ऑसिलेशन कितने हो गए, 10, राइट। तो हमारे 10 ऑसिलेशन के लिए टाइम पीरियड, 10 ऑसिलेशन का टाइम पीरियड है, देख लीजिए टोटल टाइम पीरियड घड़ी से जब नोट किए 10 ऑसिलेशन टाइम पीरियड, ओके, टाइम पीरियड इज t, इतना सा है। तो अब बताइए कि एक ऑसिलेशन का टाइम पीरियड क्या होगा। वन ऑसिलेशन के लिए सीधा हम लोग कह देंगे t/10, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो t/10 दैट इज योर रिजल्ट, दैट इज योर रिजल्ट। अब ध्यान दीजिए, इसमें कहीं कोई टेंशन ही नहीं है। फिर से हम आपको बोल रहे हैं कि अगर ये पेंडुलम है और इस तरह से ये ऑसिलेट कर रहा है, दिस इज मीन पोजीशन, दिस इज एक्सट्रीम, दिस इज एक्सट्रीम पोजीशन। एक ऑसिलेशन में 2 बार मीन पोजीशन को क्रॉस कर रहा है
और ऐसा ऐसा ऑसिलेशन आपको दिया हुआ है 20। इसका मतलब कंप्लीट ऑसिलेशन कितना हो गया 10, और टोटल का टाइम अगर t था तो एक ऑसिलेशन का t/10। सीधा हम लोगों को इस तरह से आया। अगला देखिएगा हमारे पास क्वेश्चन जो है 13 नंबर क्वेश्चन में, कंसीडर द फोर्स सर्किट P, Q, R and S as shown in the given figure, which one is the closed circuit? वाओ, क्लोज सर्किट के लिए स्विच को बंद होना चाहिए, बल्ब का फिलामेंट जुटा रहना चाहिए और आपके पास और कहीं ब्रेकिंग नहीं होना चाहिए। तो पहला वाला सर्किट के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे फर्स्ट के बारे में, तो देखिए यहाँ पर आपका ये ओपन है, तार जो है स्टील वायर तो है, बैटरी भी लगा हुआ है, यहाँ भी बंद है, बट यहाँ पर ये क्या आपको शो कर रहा है ओपन, ये आपका ओपन है। और यहाँ पर हम लोग को सर्किट को मांग क्या रहा है क्लोज सर्किट, जिसमें करंट फ्लो कर सके, इसलिए आपका ये आपका गलत हो गया, ठीक है ना। ओके, यहाँ पर आप देखिएगा ये आपका कॉपर वायर है, ये भी कंडक्टिंग है, ये भी सेल है, ये क्लोज है, ये क्लोज है। बट बड़ा इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपका जो बल्ब के अंदर का जो फिलामेंट है वो दिखाई नहीं रहा है, मतलब बल्ब में कनेक्टिविटी है ही नहीं इस वायर से इस वायर के बीच में। बाहर को कांच को शो कर रहा है, जो ग्लास होता है उसको शो कर रहा है, अंदर में जो वायर होता है उससे शो ही नहीं कर रहा है। तो ये भी आपका ओपन सर्किट ही है, ओके। और ये भी आपका ओपन सर्किट ही है। क्यों ओपन है? तो यहाँ पर स्विच खुला है, यहाँ पर क्यों है? तो बल्ब का फिलामेंट ही गायब है। अब यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास सिल्क थ्रेड है, ये देखिए यहाँ पर बल्ब का फिलामेंट जो है ये भी कंप्लीट कनेक्टेड है, बैटरी भी है, स्विच भी बंद है, बट यहाँ पर आपको क्या है? सिल्क थ्रेड है। सिल्क थ्रेड है, इसका मतलब क्या हुआ? करंट सिल्क थ्रेड में फ्लो ही नहीं करेगा, तो ये भी आपको क्लोज सर्किट का एग्जाम्पल नहीं हुआ। तो ओनली दिस इज द कॉपर वायर, क्लोज की है और यह फिलामेंट भी आपका बंद शो कर रहा है, कंप्लीट है। तो दिस इज योर राइट आंसर में आपके पास यही आपका है क्लोज सर्किट। एंड टोटल मिला जुला कर अगर हम लोग बात करेंगे तो क्लोज सर्किट में हमारे पास CKT हम लोग इसका नाम दे देते हैं। एंड दिस वैल्यू कम्स आउट S इज द आंसर। तो S कहाँ पर है भाई? सर्किट S रिप्रेजेंट्स द क्लोज सर्किट, करेक्ट है। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। वाओ, दिस इज स्टैंडर्ड इज वेरी गुड, राइट। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू फिल द ब्लैंक्स इन द गिवन पैराग्राफ। ध्यान दीजिएगा, एक ये पैराग्राफ दिया हुआ है, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स कहाँ पर क्या क्या है हम लोग देख लेते हैं। मोमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन ए फिक्स ऑर्बिट इज कॉल्ड, देख रहे हैं ना, मोमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, अर्थ का मोशन सन के अराउंड को हम लोग रिवोल्यूशन कहते हैं, और अर्थ अपने एक्सिस पे घूमता है तो उसको हम लोग रोटेशन कहते हैं। और रिवोल्यूशन के कारण हम लोग को सीजन चेंज होता है, और अर्थ के रोटेशन के कारण हम लोग को डे एंड नाइट होते हैं। ये हम लोग इतना क्लियर कर लेते हैं। तो हम लोग को पहला कह देंगे कि भैया ये रिवोल्यूशन है। तो फर्स्ट नंबर चॉइस देखिएगा, रिवोल्यूशन वर्ड हमारा पहला वाला में डालेंगे। तो रिवोल्यूशन कहाँ पर आया माय डियर? तो फर्स्ट में रिवोल्यूशन, तो रिवोल्यूशन मेरा देखिएगा यहाँ पर भी है, दिस इज द रिवोल्यूशन पार्ट, दिस इज द रिवोल्यूशन पार्ट। तो A और C तो इसी तरह से हम लोग कट कर देंगे कि A और C तो होना ही नहीं है पहला ही से। अब आगे हम लोग द अर्थ टेक्स अप्रोक्सीमेटली दिस वन टू कंप्लीट, ये देखिएगा। अब ये देखिए रिवोल्यूशन है 365 डेज, अर्थ टेक्स अप्रोक्सीमेटली 365 डेज टू कंप्लीट वन। अब ये देखिएगा वन मतलब क्या चीज़ है? रिवोल्यूशन। यहाँ क्या वन जो है यहाँ पर आपको पढ़ना है, तो वन में हम लोग रिवोल्यूशन लिए हैं। तो अर्थ टेक्स अप्रोक्सीमेटली 365 डेज टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन। ओके, फुल स्टॉप है। द रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ एंड इट्स, यहाँ देखिएगा अब थर्ड नंबर में डालता है, टिल्ट ऑन इट्स एक्सिस कॉजेज डे एंड नाइट। ये थर्ड नंबर में आपके पास क्या होगा? अर्थ जो है कंप्लीट वर्टिकल नहीं है, अपने वर्टिकल से थोड़ा सा टिल्ट किया हुआ है, और ये टिल्ट के कारण ही हम लोग को सीजन और डे एंड नाइट का नाइट पे इफेक्ट पड़ता है। तो हम लोग कहते हैं द रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ एंड इट्स टिल्ट ऑन इट्स एक्सिस कॉजेज डे एंड नाइट और चेंज इन सीजन। तो हमारे पास देखिएगा ये जो टिल्ट है, राइट, और टिल्ट के कारण रिवॉल्व करता है, तो हम लोग को चेंज इन सीजन होते हैं। तो हमारे पास ये देखिए राइट आंसर ये है हमारा, तीन
3 फैक्टर्स मैच कर रहे थे, 4th फैक्टर में डे एंड नाइट। माय डियर ये समझिए डे एंड नाइट ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ है, ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ, ये एंड डे एंड नाइट की कहानी है। एंड ड्यू टू रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ चेंज इन सीजन होगा, तो रिवोल्यूशन 365 डे, टिल्टिंग ऑफ द एक्सिस, चेंज इन सीजन। दिस इज द करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर इज द डी चॉइस। ठीक है, तो आप लोग इसको समझ रहे होंगे, तो समझ रहे होंगे तो यही कहेंगे मुस्सु मुस्सु हासी, जरा मुस्कुरा दे। ओके, पहले भी बोले हैं कि सवाल को देख के मुस्कुराइए, सवाल भी आपको देख के मुस्कुराएगा, टेंशन नहीं लेने का है, बस आगे बढ़ते रहें और थोड़ा सा जोर दिमाग पे देते रहें, समझ समझ करके आपको पढ़ना है। ठीक है भाई, आज कहते हैं इन विच 50 नंबर क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट विल द बल्ब ग्लो। वाह, इससे हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसमें बल्ब ग्लो करेगा। जस्ट इससे रिलेटेड अभी थोड़ा सा क्वेश्चन हम लोगों ने देखे थे और इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन यहाँ भी हम लोग को मिल गया है। माय डियर यहाँ देखिए, दिस इज द बैटरी, दिस इज द बल्ब, और यहाँ भी कनेक्टिविटी तार से किया हुआ है, तो ये फर्स्ट वाला भी ग्लो करेगा, सेकंड वाला ग्लो हम लोग को नहीं करेगा, ओपन सर्किट है। थर्ड वाला में बैटरी को उल्टा जोड़ दिया गया है, इसमें भी करंट नहीं फ्लो करेगा। यहाँ भी आपका ओपन सर्किट है, बैटरी जोड़ा हुआ है, एवरीथिंग इज ओके, बट ये कौन सा है, ओपन सर्किट है, राइट भाई। तो सेकंड एंड यहाँ पर डबल बैटरी जोड़े हुए हैं, फर्क यही है, बैटरी के आगे स्विच दिया हुआ है, यहाँ बैटरी के पीछे स्विच दिया हुआ है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। यहाँ 1 बैटरी है, यहाँ पर 2 बैटरी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है कि यहाँ पर दोनों स्विच ओपन है, यहाँ पर बैटरी को रिवर्स करके जोड़ा हुआ है। बैटरी ऑलवेज हम लोग को जोड़ने का तरीका होता है निगेटिव, दिस इज हमारे पास अगर बैटरी जोड़िएगा तो दिस इज टर्मिनल पॉजिटिव होते हैं, दिस इज निगेटिव होते हैं। अगला जोड़िएगा तो दिस इस तरह से हम लोग बैटरी का कनेक्शन करते हैं। अगर रिवर्स कर दीजिएगा तो ये वाला बैटरी करंट आपका, ध्यान दीजिएगा, पॉजिटिव से निगेटिव की और करंट हम लोग को देता है। अगर इसी तरह से हम बैटरी को क्या कर देंगे, यहाँ निगेटिव करके और ऐसे जोड़ देंगे तो ये करंट इधर दे देगा, ये करंट इधर देगा, सर्किट कंप्लीट कीजिएगा तो करंट ही नहीं फ्लो करेगा। तो ये वाला आपका गलत कॉम्बिनेशन है, ये आपका सही कॉम्बिनेशन है। तो इसमें हमारे पास करेक्ट में एक ये मिल रहा है, और साथ में यहाँ भी देखिए कि आयरन बार से जुड़ा हुआ है, ये भी कंडक्टिंग मटेरियल है, ये वायर से जुड़ा है, ये भी कंडक्टिंग मटेरियल है, तो हमारे पास ये भी सही है। तो आई थिंक सो कि हम लोगों को करेक्ट आंसर जो मिल रहा है सो बहुत ही आसानी से 1 and 5 कहीं दिया हुआ है, 1 and 5 दैट इज सी चॉइस, 1 and 5 दैट इज सी चॉइस इज द करेक्ट आंसर। तो बच्चों आई सपोज कि आप लोग को ये बात समझ में आ रही होगी। हर चॉइस को, हर सर्किट को एनालिसिस करने को कोशिश कीजिए, और कहते हैं ना कि 1 by 1 जिस तरह से हम लोग मंजिल जब चढ़ते हैं और सीढ़ी के थ्रू चढ़ते हैं ना, बाय द लैडर इफ़ यू आर गोइंग इन द टॉप, इट मीन्स 1 by 1 स्टेप्स जस्ट वी आर मूविंग अहेड एंड दैट टेक्स लिटिल बिट वर्क डन। तो आपको थोड़ा सा काम करना है और 1 by 1 करके स्टेप आगे बढ़ेंगे, तो सॉलिड फाउंडेशन के साथ कंसेप्ट क्लियर करके आगे बढ़िएगा, आगे इसका माइलेज आपको बहुत बढ़िया मिलने वाला है। ओके, अगला देखिए, 3 sticks आर प्लेस्ड इन एन ओपन फील्ड एज शोन इन द गिवन फिगर। 3 sticks है, 1 2 3। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टिक्स विल फॉर्म द शैडो ऑफ इक्वल लेंथ। 3 स्टिक्स लिए हैं और ये सन के रेस्पेक्ट में हम लोगों ने रख दिए हैं, और ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टिक विल फॉर्म द शैडो ऑफ इक्वल लेंथ। जो छाया बनेगा वो आपका कौन सा स्टिक से इक्वल बनेगा। तो ऑफकोर्स हम लोग देख रहे हैं कि इधर शैडो, इधर यहाँ पर सन है और ये आपका स्टिक है, तो हम लोग को जो शैडो यहाँ से बनेगा इसको हम लोग वर्टिकल पार्ट देखेंगे तो दिस इज योर शैडो सेक्शन। यहाँ पर भी अगर देखिएगा तो दिस इज योर शैडो सेक्शन, और ये देखने से लग रहा है तो ये नंबर, एक नंबर जो है स्टिक नंबर 1, स्टिक नंबर 2 पर आप देखिए कि वर्टिकल है। जब कभी भी सन वर्टिकल हो जाता है तो इमेज वैल्यू छोटा हो जाता है। सवेरे में आपका इमेज सबसे लंबा बनेगा, और जैसे जैसे सन आपका मिडिल टॉप पे आते जाएगा वैसे वैसे इमेज छोटा होता जाता है, और वर्टिकल पे जाएगा तो एकदम छोटा हो जाएगा, पॉइंट जहाँ है वहीं पर। और जैसे जैसे आपको शाम में जो पश्चिम साइड में सूरज जाएगा, वेस्ट साइड में, वैसे वैसे फिर देखिएगा कि आपका इमेज उल्टा डायरेक्शन में, जो मॉर्निंग में बना था उसके उल्टा डायरेक्शन में आपका इमेज बनेगा,
और फिर मॉर्निंग वाला ही इमेज को वो रिपीट करना शुरू कर देता है। तो 1 और 3 आपका राइट चॉइस है। तो आप देख लेंगे इक्वल लेंथ के लिए हमारे पास जो वैल्यू बना है कौन है भैया, 1 और 3, दैट इज स्टिक 1 और 3 ओनली। 2 पे आपका छोटा बनेगा क्योंकि 2 पर आपका जो सन है वर्टिकल पोजीशन में आ गया हुआ है। शैडो जो बनता है किसी भी ऑब्जेक्ट का लॉन्गेस्ट कब होगा, जब सन मॉर्निंग में रहेगा तब और इवनिंग में रहेगा तब। अब मिडिल में, अगर मिडिल डे में रहेगा, मिड डे में रहेंगे तो उस समय आपका जो सन टॉप पे रहता है तो इमेज का वैल्यू एकदम छोटा हो जाएगा, दैट इज पॉइंट सेक्शन में हम लोग चले जाते हैं। आगे आ जाइए, विच ऑफ द फॉलोइंग मोशंस आर रोटेटरी एज वेल एज ट्रांसलेटरी। ये देखिए कहानी है, ये कैसे हम लोग को निकल रहा है सो देख लीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मोशन आर रोटेटरी एज वेल एज ट्रांसलेटरी। माय डियर, अगर रोटेशन करता है और ट्रांसलेशन भी करता है तो इस दोनों को मोशन को मिला करके हम लोग रोलिंग मोशन कह देते हैं। आप लोग साइकिल देखे होंगे, साइकिल देखे हैं तो साइकिल को पैडल अगर मारते हैं तो साइकिल आगे भी बढ़ता है, मतलब ट्रांसलेट भी कर रहा है, और साइकिल का व्हील रोटेट भी करता है। दोनों को मिला के हम लोग रोलिंग कह देते हैं। फुटबॉल देखते हैं तो फुटबॉल अगर ड्रिबलिंग करते हुए जिसको हम लोग कहते हैं घूमते हुए आगे बढ़ता है, तो इसमें भी रोलिंग मोशन होती है। तो रोटेशन और ट्रांसलेशन की अगर बात करेंगे, जैसे यहाँ पर ये देखिए फुटबॉल है, तो फुटबॉल को घूमते हुए क्या कर रहा है, यहाँ भी मोशन दिखा रहा है और रोटेशन भी दिखा रहा है। ध्यान दीजिए, ये आपका रोटेशन भी दिखा रहा है और ये ट्रांसलेशन भी दिखा रहा है, तो ये आपका आंसर सही है। अब आगे देखिएगा कि आपका ये टॉप है, जिसको हम लोग लट्टू कहते हैं, टॉप कहते हैं, वो स्पिन अपने जगह पे ही कर रहा है, तो वो रोटेशन कर रहा है, राइट, वो रोटेशन कर रहा है, रोलिंग नहीं कर रहा है। लेकिन अगर साइकिल हम लोग चलाते हैं तो साइकिल को अगर हम लोग अर्थ सरफेस रोड पे चला रहे हैं तो साइकिल घूमते हुए आगे बढ़ रहा है, इसका मतलब आपका जो है सेंटर ऑफ मास आगे ही बढ़ रहा है और साथ में साइकिल घूम भी रहा है। तो रोटेशन ट्रांसलेशन का आपका एग्जाम्पल ये भी है। अगर इसके आगे में हम लोग देखेंगे अर्थ, तो अर्थ अपने जगह पर सिर्फ रोटेट कर रहा है, अपने जगह पर रोटेट कर रहा है, अर्थ भाग नहीं रहा है। तो हम लोग यहाँ पर ले लेंगे क्या इसको, सी दिस वंस, ये मोशन को हम लोग कह देते हैं ये सिर्फ ये रोटेशनल मोशन हो रहा है अपने जगह पर, ये दिखाया हुआ है, इसमें कहीं भी आपको ट्रांसलेशन का एग्जाम्पल नहीं दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर को देखिए कौन कौन सही हो रहा है। तो 1 नंबर फुटबॉल था और 3 नंबर बाइसिकल है, तो 1 और 3 इज द राइट चॉइस। 1 और 3 दैट इज योर राइट चॉइस। इज इट ओके? एवरीथिंग इज ओके? राइट नाउ वी हैव जस्ट डन इट, क्वेश्चन नंबर 17. So we are going ahead, and in this way we have reached to question number 18. Here read the following statement and select the correct option. Wow, read the following statement and select the correct option. भाई ये पढ़ना है और ये बताना है कि इसमें से कौन सही है। Only a point source form a complete umbra. ठीक है भाई, umbra मतलब हम लोग कहते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का जब हम लोग शैडो लेते हैं कंप्लीट डार्क बनता है उसको अम्ब्रा, और कंप्लीट डार्क के साथ थोड़ा हल्का शैडो उसका बगल अगल में बन जाते हैं तो उसको हम लोग पेनम्ब्रा बोलते हैं। तो छोटा ऑब्जेक्ट होगा तो उसका कंप्लीट डार्क पॉइंट्स इमेज ही बनेगा, उसको हम लोग अम्ब्रा, लेकिन बड़ा ऑब्जेक्ट होगा तो अम्ब्रा के साथ में पेनम्ब्रा भी बनता है। और यही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है कि ओनली ए पॉइंट सोर्स फॉर्म ए कंप्लीट अम्ब्रा, ये सही है। एन एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट फ्रॉम बोथ अम्ब्रा एंड पेनम्ब्रा, तो यार माय डियर ये सही है। बोथ 1 और 2 आर ट्रू, बोथ 1 और 2 आर ट्रू, तो इसमें कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। छोटा ऑब्जेक्ट का अगर हम लोग इमेज लेंगे तो एकदम उसका पॉइंट सोर्स जस रहेगा तस बनेगा, उसका शैडो नहीं बनते हैं। लेकिन बड़े ऑब्जेक्ट का रहेगा तो जो आपके पास डार्क रीजन बनेगा उसके अगल बगल में उसका हल्का शैडो भी बनते हैं, उसी को हम लोग पेनम्ब्रा बोल देते हैं। तो कोई भी एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट होता है उसमें अम्ब्रा एंड पेनम्ब्रा होता है, पॉइंट सोर्स में सिर्फ हम लोग को अम्ब्रा बनेगा, मतलब कंप्लीट डार्क वाला पोजीशन हम लोग को बनते हैं। सो आगे 19 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, फटाफट आगे बढ़ देते हैं थोड़ा सा जल्दी से। ये क्वेश्चन भी है, बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है ये चीज। ए बॉल इज किक्ड इनटू द एयर एंड इट फॉलोज द पाथ एज शोन इन द गिवन फिगर। हाँ, व्हेन द बॉल इज एट द हाईएस्ट पॉइंट इट हैज। चलो भाई, एक पत्थर को, एक बॉल को उठाया और हम लोगों ने फेंक दिया हवा में। अब जब फेंक दिया हवा में तो ध्यान दीजिएगा, जो हमने बॉल को यहाँ से थ्रो किए हैं उस समय उसको हमने काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है। जब थ्रो किए मोशन हो गया, मोशन हो गया मतलब काइनेटिक एनर्जी। जैसे ही बॉल ऊपर जाने लगा
तो ठीक है भाई, इसके पास देखिएगा स्पीड घटना शुरू करेगा, मतलब काइनेटिक एनर्जी कम होगा, और पोजीशन चेंज हो रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी आना शुरू हो जाएगा। फिर बॉल ऊपर जाएगा हाईएस्ट पॉइंट पे, तो वहाँ बॉल रुकेगा नहीं, ठीक है, थोड़ा देर के बाद अपना हाईएस्ट पॉइंट से बॉल रिटर्निंग शुरू हो जाएगा। तो टॉप पॉइंट पे भी वेलोसिटी है, कौन सा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का वेलोसिटी है, लेकिन कम है, लीस्ट वेलोसिटी वहाँ पर है। तो ऊंचाई पे चला गया तो पोटेंशियल एनर्जी भी होगा, स्थान में परिवर्तन, पोजीशन में चेंज, तो पोजीशनल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, और टॉप पॉइंट पर है अपने वेलोसिटी कारण आगे जा करके फिर बॉटम में आना शुरू कर देगा, तो काइनेटिक एनर्जी भी है। और टॉप पॉइंट पर बॉडी का एक हॉरिजॉन्टल पार्ट का वेलोसिटी ये रहता है, वेलोसिटी ओनली हॉरिजॉन्टल पार्ट, ओनली हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यहाँ पर होते हैं ना, ओनली हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होते हैं, जिसके चलते यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी होगा। यहाँ पर अगर आपने फेंके हुए हैं तो बॉल के पास हॉरिजॉन्टल भी है और वर्टिकल वेलोसिटी भी है, वर्टिकल भी है और यहाँ पर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी है। जब ऊपर में ये चला जाएगा तो ओनली हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बचेगा और वर्टिकल वेलोसिटी पोटेंशियल में ट्रांसफ़र हो जाएगा। ओके, तो हमारे पास यहाँ पर देखिए इसके रिस्पेक्ट में बॉडी ऊंचाई पे चला गया तो पोटेंशियल एनर्जी भी है और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी है, तो काइनेटिक एनर्जी भी है। तो आप लोग घुमा फिरा करके कहेंगे कि भाई मेरे टॉप पॉइंट पर क्या क्या चीज़ हो रहा है, तो पढ़िए मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, नो, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी के साथ काइनेटिक भी है, मिनिमम काइनेटिक एनर्जी। अब देखिए तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी भी है ना, तो हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि सिर्फ यहाँ पर मिनिमम काइनेटिक एनर्जी है, बोथ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम नहीं, राइट चॉइस, सी इज द राइट चॉइस। ये देखिएगा बोथ पोटेंशियल एनर्जी है एंड काइनेटिक एनर्जी है। आपके पास ये कह देगा कि यहाँ पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगा और काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होगा, अगर ऐसे रहता तभी सही हो जाता कि टॉप पॉइंट पर आपका पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, ये सही है। लेकिन साथ में आपको ये भी है कि यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी है और वेलोसिटी सबसे कम है, इसीलिए आपका मिनिमम काइनेटिक एनर्जी। तो दोनों बात यहाँ पर बोलता, तब ये नहीं बोला हुआ है तब पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी बोथ के बात बोला है, ये भी सही है। लेकिन एग्जैक्ट अगर बोलना रहता तो हम लोग यहाँ कहते हैं मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी और मिनिमम काइनेटिक एनर्जी, बट है दोनों, करेक्ट है। आगे आइए, तो हमारे पास 20 नंबर क्वेश्चन है, कंसीडर द pictorial representation of various categories of lever given in column 1 and their corresponding names given in column 2. Match the column 1 with column 2 and select the correct option for the given codes. वाह, ये ध्यान दीजिएगा, अलग अलग टाइप का आपका लीवर दिया हुआ है। लीवर में टाइप ऑफ द लीवर आप लोग जानते हैं, फर्स्ट क्लास लीवर, सेकंड क्लास लीवर, थर्ड क्लास लीवर, और सब हम लोग को डिपेंड करता है फलक्रम के पोजीशन पर। फर्स्ट क्लास लीवर क्या है, सेकंड क्लास लीवर क्या है, थर्ड क्लास लीवर क्या है, फलक्रम, लोड एंड एफर्ट, ये तीन चीज़ होते हैं, फलक्रम, लोड एंड एफर्ट। ये सब के पोजीशन पर हम लोग फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास करते हैं। तो एक वर्ड आपको हम बता देते हैं, आप लोगों को याद कर लीजिएगा, तो ये ऑर्डर से अपने आप हम लोग को पता चल जाता है। देखिए मिडिल के लिए हम कहे हैं मिड में अगर फलक्रम है तो ये फर्स्ट क्लास में चल जाएगा, मिड में अगर लोड है तो ये सेकंड क्लास फलक्रम में चल जाएगा, और मिड में अगर एफर्ट है तो ये आपको थर्ड क्लास में चला जाएगा। ध्यान रखिएगा, आप लोग याद रख लीजिए द फ्ली, और ऐसे भी समझ लीजिएगा तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो फलक्रम जैसे हम लोग कहते हैं सीजर हो गया, प्लायर हो गया, आपको सीसा हो गया, बीच में फलक्रम जहाँ सपोर्ट रहता है, बीच में एक तरफ हम लोग लोड रखेंगे, दूसरे तरफ एफर्ट रखेंगे, तो फलक्रम बीच में जहाँ पर हो गया उसको फर्स्ट क्लास हम लोग लीवर बोलते हैं, राइट भाई, फर्स्ट क्लास लीवर बोलते हैं। तो आप यहाँ से देख लीजिए कि फर्स्ट क्लास लीवर हमारे पास कहाँ पर है। फर्स्ट क्लास लीवर हम लोगों ने रूल के अनुसार में फलक्रम बीच में कहाँ पे आ रहा है, एक तरफ लोड है, दूसरे तरफ एफर्ट है। तो देखिएगा यहाँ पर हम लोग को इसको बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे भाई, दिस इज योर फर्स्ट क्लास लीवर, ठीक है। अब देखिए लोड बीच में कहाँ पे आ रहा है, तो लोड ये देखिएगा बीच में आ रहा है हमारे पास में, तो लोड बीच में आ रहा है, फलक्रम हम लोग के यहाँ पे आ रहा है, ये हम लोग नट क्रैकर का एग्जाम्पल ले सकते हैं ना। तो जैसे ही लोड बीच में आ गया तो हम लोगों को नाम दे देते हैं, इसको सेकंड क्लास का लीवर है मेरे पास, लाइट। एक वर्ड से याद रख लीजिए, फ्ली तो ऐसा ही याद रहेगा, आपको कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसे भी हम लोग कह देंगे कि जैसे ही हम लोग फलक्रम बाहर चला गया। अब ये देखिएगा थर्ड में, सी दिस वंस, हमारे पास ये देखिएगा
अब लास्ट में हम लोग क्या, एफर्ट को अगर हम लोग मिडिल में डाले हुए हैं, राइट, और फलक्रम साइड में आ गया तो हम लोग ये थर्ड क्लास लीवर में चला गया। ये देखिए, ये आपका थर्ड क्लास लीवर में हम लोग को चले गए हैं। और इसका भी एग्जाम्पल अगर कहेंगे तो घर में कुछ नहीं है, चिमटा वाली बात जो बोलते हैं वही जो हम लोग बोलते हैं टोंग, दिस इज थर्ड क्लास लीवर। तो आई थिंक सो कि दिस इज करेक्ट। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, फलक्रम बीच में रहेगा तो फर्स्ट क्लास लीवर, जिसका कि एग्जाम्पल सीजर है, प्लायर है, जो आप लोग जो सी-सा खेलते हैं वो भी आपको फर्स्ट क्लास लीवर का एग्जाम्पल है। तो इसमें टेंशन ही नहीं लेना है, जो बचपन से आप लोग खेलते रह रहे हैं। अगर आपका लोड बीच में आ गया तो लोड बीच में आ जाने का मतलब बहुत तरह से है, नट क्रैकर भी है, आप देखिएगा। और साथ में आप जो हम लोग ठेला गाड़ी जो चलाते हैं, लोड हम लोग बीच में रख लेते हैं, नीचे में चक्कर आता है, ऊपर में हम लोग हाथ लगाए रहते हैं, तो इस टाइप का चीज़ होता है, उसको हम लोग सेकंड क्लास लीवर रखते हैं। और एफर्ट अगर आपका बीच में आ जाए तो हम लोग थर्ड क्लास लीवर में रखते हैं। ये आप लोग को देख लीजिए, ये कहानी जो है एफर्ट वाली बात हम लोग कहते हैं, घर में जो आप रोटी पकड़ने वाला चिमटा जिसको हम लोग टोंग कहते हैं, ये भी कह सकते हैं। या तो आपके पास जो फिशिंग रॉड जो होता है, ये भी आपका इसमें एग्जाम्पल हो जाएगा। तो अब आप लोग देखिएगा कि फलक्रम दिस इज फर्स्ट, क्यू नंबर है आपके पास फर्स्ट में है, और आपके पास पी नंबर है थर्ड में, एंड आर नंबर है सेकंड में। तो अकॉर्डिंग टू दैट हम लोग कह देंगे कि क्यू नंबर है फर्स्ट में, पी है थर्ड में, एंड आर है सेकंड में। तो योर राइट आंसर इज व्हाट? राइट आंसर इज ए। तो आपको थोड़ा सा ये मिसिंग, इसको करेक्ट कर लेना है। आप देखिए यहाँ से 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लिक्विड विल बी कंप्लीटली मिक्सेबल विथ वाटर? पानी के साथ कौन सा लिक्विड है जो कंप्लीट रूप से मिक्स कर जाएगा, ये क्वेश्चन है। तो अब आपके पास देखिए मस्टर्ड ऑयल एंड कोकोनट ऑयल, नो, वाटर के साथ ये मर्ज करने वाले नहीं है। अब जान रहे हैं नारियल का तेल जिसको बोलते हैं, कोकोनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, जो सरसों तेल जो घर में होता है वो पानी में डालिएगा तो अलग अलग हो जाते हैं। मिल्क एंड केरोसिन, मिल्क तो मिल जाएगा बट केरोसिन नहीं मिलेगा, इसलिए इसको भी हटा देना है। तो हमारे पास चॉइस में देखिए कि ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ऑलिव ऑयल एंड एप्पल जूस, ऑयल है इसलिए ये नहीं मर्ज करेगा, एप्पल जूस मर्ज कर जाएगा। लेकिन विनेगर एंड लेमन जूस, यस, विनेगर एंड लेमन जूस जो है ये आपके पास आसानी से पानी में घुल जाते हैं। ठीक है भाई, तो आगे हम लोग लिखते हैं। देखिए विनेगर एंड लेमन जूस ये सब है, फ्रूट्स है, एसिड फ्रूट्स में है, और हम लोग को पानी में डालिएगा तो ये पूरे पूरे घुल जाते हैं। सेलेक्ट द एक्टिविटी दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन इरिवर्सिबल चेंज। रिवर्सिबल चेंज एंड इरिवर्सिबल चेंज। रिवर्सिबल चेंज वो है कि जो एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो काम कीजिएगा, रिवर्स में आ जाएंगे तो वही इफेक्ट मिलता चला जाएगा जो हमको फॉरवर्ड डायरेक्शन में मिला था, उसको रिवर्सिबल कहते हैं। और इरिवर्सिबल मतलब एक बार जो हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में चले गए तो रिवर्स डायरेक्शन में वापस नहीं आएंगे, उसको इरिवर्सिबल कहते हैं। तो अब जैसे हम लोग देखते हैं कि पानी को गर्म कर दिए तो वेपर बन गया, वेपर को ठंडा कर देंगे तो पानी बन गया, तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। लेकिन अगर हम लोगों ने खाना बना दिया चावल को ना, तो अगर खाना बना दिया तो फिर हम लोगों ने भात से, फिर राइस से हम लोगों ने ये जो चावल है वो नहीं पका पाते हैं, उल्टा प्रोसेस में नहीं आ पाते हैं। फूड को कुक कर दिया तो फिर से हम लोग रॉ नहीं बना पाते हैं। तो यहाँ पर ये वाला बात को है कि इरिवर्सिबल प्रोसेस कब देखना है। मेल्टिंग ऑफ बटर, चलो भैया बटर को मेल्ट कर दिए फिर फ्रिज में रख दीजिएगा तो फिर बटर बन जाएगा, तो ये आपका रिवर्सिबल है। मेकिंग ए पेपर बोट, चलो आप लोग बचपन में बनाए हैं, पेपर बोट बनाए और फिर पेपर को खोल दिए तो फिर पेपर का पेपर हो गया, तो ये भी रिवर्स। कुकिंग ऑफ फूड और स्टिचिंग ऑफ रबर बैंड, रबर बैंड को खींच दिया छोड़ दिया वापस आ गया। लेकिन कुकिंग ऑफ फूड, अगर फूड को हम लोगों ने बना दिया है तो अगर हम लोगों ने सब्जी बना लिए तो फिर से रॉ सब्जी हम लोग आलू फिर से हम लोग नहीं बना सकते हैं। जब पका दिए तो फिर कच्चा आलू बनाना बड़ा मुश्किल है, और मुश्किल का बनबे नहीं करेगा, इसीलिए आपके लिए है इरिवर्सिबल प्रोसेस। जो हम लोग रिवर्स में नहीं आ पा सकते हैं ओरिजिनल फॉर्म में, उसी को हम लोग इरिवर्सिबल कहते हैं। तो राइट चॉइस होता है कुकिंग ऑफ द फूड। आगे बढ़िए। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। चलो भैया फिल्ट्रेशन करके हम लोग कौन सा चीज़ को अलग अलग कर देंगे। मिल्क एंड वाटर, साल्ट एंड शुगर, ठीक है भाई, सॉडस्ट एंड वाटर, ऑल ऑफ दिस। तो भाई मेरे छान करके अगर साल्ट और शुगर है तो हम लोग अलग तो कर नहीं सकते हैं,
राइट। मिल्क एंड वाटर है तो इसको भी हम लोग फिल्टर करके छान करके जिसको कहते हैं सीप से नहीं कर सकते हैं। लेकिन सॉडस्ट एंड वाटर है, लकड़ी का जो पतला पतला पाउडर फॉर्म में होते हैं, पानी में घोल दीजिएगा और फिर उसको छन्नी से छान दे फिल्टर कर लीजिएगा तो सॉडस्ट अलग और वाटर अलग हो जाएंगे। तो राइट चॉइस हो गया सी, दैट इज सॉडस्ट एंड वाटर। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस इज ड्राइंग ऑफ वेट क्लॉथ्स। वाओ भैया, वेट क्लॉथ में गीला कपड़ा है आपके घर में तो कौन सा प्रोसेस से वो आपको ड्राई हो जाता है, जिसको हम लोग सूखना कहते हैं, राइट ना। तो हम लोग कहते हैं कि इफ़ यू पुट द वेट क्लॉथ इन द सन ना, आउटसाइड योर होम इन द सन, देन व्हाट हैपेंस, धीरे 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 जो कपड़े में जो पानी होते हैं वो वेपर बन करके निकल जाते हैं और उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं इवेपोरेशन। देखिएगा वाटर जो है अगर आपके पास धीरे धीरे वेपर बन करके बाहर निकलता है उस प्रोसेस को इवेपोरेशन कहते हैं। मेल्टिंग मतलब समझते हैं आइस वाटर में बनेगा उसको मेल्टिंग कहते हैं। सब्लिमेशन जो होता है, सब्लिमेशन मतलब है सॉलिड से गैस डायरेक्ट अगर कोई चीज़ ट्रांसफ़र हो जाता है, सॉलिड से लिक्विड में नहीं, सॉलिड से गैस में डायरेक्ट ट्रांसफ़र हो गया तो उसी को हम लोग सब्लिमेशन, इसका कैम्फर हम लोग कहते हैं, इसका एग्जाम्पल है। तो सब्लिमेशन में आ जाता है। और कंडेंसेशन आप लोग समझ रहे हैं कि वेपर से अगर लिक्विड में ट्रांसफ़र हो जाएगा तो उसको हम लोग कंडेंसेशन कहते हैं। तो इसके हिसाब से हम लोग को इवेपोरेशन हो गया कि क्लॉथ्स में वाटर है और वो वेपर बन करके उड़ता चला जाएगा, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इवेपोरेशन। आगे देखिए, स्टडी द गिवन एक्सपेरिमेंट सेटअप इन विच डिफरेंट सब्सटेंसेस आर एडेड इन वाटर। चलो भाई हम लोग स्टडी कर लेते हैं इसको। स्टडी द गिवन एक्सपेरिमेंट सेटअप इन विच डिफरेंट सब्सटेंसेस आर एडेड इन वाटर। डिफरेंट सब्सटेंसेस, पहला में शुगर है, दूसरा में कॉमन साल्ट है, तीसरा में सैंड है, फोर्थ नंबर में हम लोग के पास में चॉक पाउडर है एंड फिफ्थ नंबर में सॉडस्ट है। सॉडस्ट मतलब समझ रहे हैं ना कि जब हम लोग जो मिल होते हैं जहाँ लकड़ी कटते हैं वहाँ पर जो पतला पतला जो छोटा छोटा पाउडर का फॉर्म में जो लकड़ी का टुकड़े होते हैं उसे हम लोग को सॉडस्ट कहते हैं। चॉक पाउडर समझ ही रहे हैं कि चॉक जिससे हम लोग लिखते हैं उसको हम लोग पाउडर के रूप में इसमें डाल दिए हैं। आफ्टर सम टाइम सब्सटेंसेस विल कम्प्लीटली डिजॉल्व इन टेस्ट ट्यूब। कम्प्लीटली डिजॉल्व इन टेस्ट ट्यूब, तो ये तो जानते हैं कि अगर हम लोग शुगर को पानी में डाल देंगे तो शरबत बन जाएगा, बस घोटा मार लेना है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये भी आपके पास हो गया कि शुगर हो गया। कॉमन साल्ट में नींबू चीनी पानी हम लोग भी पीते हैं और साल्ट और नींबू के साथ में भी पीते हैं, तो मतलब यहाँ भी आपको कंप्लीट मेल्ट कर जाता है। सैंड आपके पास घुमा दीजिएगा, छोड़ दीजिएगा, सैंड नीचे बैठ जाएगा, पानी ऊपर रह जाएगा। चॉक पाउडर में भी आपके पास ये बैठ जाते हैं, चॉक पाउडर नीचे बैठ जाएगा, पानी ऊपर रह जाएगा। सॉडस्ट में सॉडस्ट ऊपर रह जाएगा, पानी नीचे रह जाएंगे। तो ये आपको शुगर एंड कॉमन साल्ट का कहीं एग्जाम्पल है। तो 1 नंबर और 2 नंबर इज द ओनली चॉइस। यस, 1 and 2 इज द ओनली चॉइस। तो आई थिंक सो दिस इज योर राइट आंसर, इज इट? हाँ, 26 नंबर है, रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट 1 है वुडन ब्लॉक, रबर एंड प्लास्टिक फ्लोट्स ऑन वाटर। ओके, स्टेटमेंट 2 है मटेरियल विच आर लेस डेंसर देन वाटर फ्लोट्स ऑन द वाटर। ये भी सही है भाई। तो आपके पास वुडन ब्लॉक है, रबर है, ठीक है, रबर है, बैलून है, ये सब है। टायर ट्यूब देखते हैं तो प्लास्टिक फ्लोट्स, प्लास्टिक है, ये सब आपको पानी में फ्लोट कर जाएंगे, बट क्योंकि सबका डेंसिटी पानी से कम होता है। तो हमारे पास स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। एक्सप्लेनेशन इसलिए कहेंगे कि अगर कम डेंसिटी किसी मटेरियल का है तो वो पानी के ऊपर में फ्लोट करेगा। तो हमारे पास चॉइस कौन सा होगा? बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट नंबर 1। तो स्टेटमेंट 2 जो लिखा हुआ है स्टेटमेंट 1 का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो दिस इज योर राइट आंसर। अब हम लोग कहते हैं मैच कॉलम 1 विथ कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। चलो भाई ठीक है, यहाँ से कॉलम 1 में है मिक्सचर एंड कॉलम 2 में भी है मेथड ऑफ सेपरेशन। वाह, तो चलो भाई यहाँ पर कॉलम 1 में मिक्सचर दिया हुआ है, क्या क्या चीज़ एक साथ डाला हुआ है ये भी देख लीजिए आप लोग। उसके बाद हमारे पास क्या है? कोकोनट ऑयल एंड वाटर, नारियल तेल है और साथ में पानी है, ठीक है। चर्निंग, चर्निंग हम लोग कोई भी चीज़ को घुमाते हैं ना मशीन लगा करके, तो उसको हम लोग चर्निंग कहते हैं, राइट। बटर एंड मिल्क, तो बटर एंड मिल्क में आप लोग घर में भी देखे होंगे कि बटर एंड मिल्क, मिल्क से हम लोग जो बटर निकालते हैं उसमें हम लोग
मशीन, रोटेटरी मशीन उसमें लगा देते हैं जिसको चर्निंग कहते हैं। तो ये तो हमारे पास समझ में आ रहा है कि भाई बटर एंड मिल्क के लिए चर्निंग प्रोसेस लगा देंगे। मैग्नेटिक सेपरेशन, चलो भाई मैग्नेटिक सेपरेशन में है तो यहाँ ग्रेन्स एंड स्टॉक्स, ग्रेन्स एंड स्टॉक्स में ये थ्रेशिंग जो हम लोग बात करते हैं, ग्रेन्स एंड स्टॉक में थ्रेशिंग, ये आपके पास है क्या आयरन नेल्स एंड शुगर। तो मैग्नेटिक सेपरेशन, एक मैग्नेटिक मटेरियल है, एक शुगर नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है। तो मैग्नेटिक मटेरियल आपके पास अलग और शुगर अलग, जब हम लोग मैग्नेटिक सेपरेशन में डालेंगे तो मैग्नेटिक मटेरियल जो है आपके पास चिपका रह जाएगा और शुगर आपका हट जाएंगे, इस तरह से होते हैं। और साथ में ये आपको लिखा हुआ है का कोकोनट ऑयल, तो ये लिखा हुआ है आपके पास ऑप्शन आसानी से बच रहा है सेपरेटिंग फनेल। तो फनेल के थ्रू वाटर एंड कोकोनट, ऐसे भी दोनों का लेवल अलग अलग रहता है। अगर एक डब्बा में डाल देंगे ऑयल एंड वाटर का मिक्सचर तो आपके पास दोनों एक अलग अलग लेवल में रहेंगे और उसे हम लोग फनेल के थ्रू निकाल लेंगे। तो ये है सेपरेटिंग फनेल्स, हम लोग ये आपके पास आ गया पी का जो चॉइस हो गया वो सेपरेटिंग फनेल्स। तो आराम से आप इसको काउंट कर लीजिए तो आसानी से आपको निकलने वाला है। पी का 3 है, क्यू का 1 है, आर नंबर है दैट इज 4 है, एंड एस जो है आपका 2 नंबर है, एस आपका 2 नंबर है। तो इस तरह से हम लोग के कौन सा आ गया भाई, बी चॉइस इज द करेक्ट आंसर। बी चॉइस इज द करेक्ट आंसर है। पी का 3 नंबर पे जा रहे हैं, क्यू का 1 नंबर पे जा रहे हैं, राइट। तो ठीक है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। धीरे धीरे हम लोग को ये कहते हैं, गांव घर में इसको हम लोग कह देते हैं भाई ग्रेन एंड स्टॉक से। हम लोग के जो वीट होते हैं या राइस होता है जिसको हम लोग धान और गेहूं कहते हैं, उसको हम लोग थ्रेशिंग करके झाड़ करके उसमें हम लोग को ये दाना जो अलग होता है और उसके जो डंठल होते हैं उसको हम लोग अलग अलग कर लेते हैं। ये चीज़ को समझिए, थ्रेशिंग एंड स्टॉक्स जो हम लोग ग्रेन्स एंड स्टॉक्स में हम लोग जो बात जो करते हैं। सो आ गया ये, रिया पोर्ड हनी फ्रॉम ए लॉन्ग सिलिंड्रिकल टम्बलर टू ए राउंड बॉल। चलो भैया लॉन्ग सिलिंड्रिकल ये आपका ग्लास टाइप से है और उसमें से हनी को एक बॉल कटोरे में डाल दिया गया, बाउल में, ठीक है। सी नोटिस that now the honey takes the shape of the round bowl although its volume remain the same। भाई आप लोग जानते हैं कि liquid has character to take the shape of the utensil on pots in which we will put। जिस बर्तन में हम किसी लिक्विड को रखते हैं उसी का शेप वो ले लेता है। बट अगर एक कंटेनर में एक पॉट में जितना अमाउंट है उतना ही अमाउंट दूसरे पॉट में डालिएगा तो रहेगा, बट शेप जो होगा वो अलग होगा। डेंसिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ मास में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वॉल्यूम में भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बट शेप में फर्क पड़ जाएगा। तो यही चीज़ को यहाँ बता रहा है, क्या चीज़ सोच समझिए। द एक्सपेरिमेंट रिया हैज परफॉर्म इंडिकेट्स दैट, क्या क्या इंडिकेट करता है, आई थिंक सो चॉइस इज मिसिंग हियर, वॉल्यूम रिमेनिंग कांस्टेंट। तो लेट मी राइट द चॉइस, जस्ट चॉइस नंबर 1 लिख देते हैं भाई। सी द ऑप्शन, व्हाट इज द ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए, liquids have no definite volume। No, liquids have definite volume, so it is wrong। liquids have no color, may be or may not be। चलो इसी भी, liquids have no definite shape but different volume। of course अगर एक पॉट से दूसरे पॉट में आप लिक्विड को डालेंगे तो सिंपल सा बात है, एक ग्लास से बॉल में डाल दीजिए या बॉल से गिलास में डाल दीजिए, अमाउंट ऑफ द वाटर रिमेन सेम, डेंसिटी विल रिमेन सेम, volume will remain same, mass will remain same, but shape will change। तो following that liquids have neither definite shape nor definite volume। no, shape जो आपको यहाँ देख रहे हैं चेंज करेगा बट वॉल्यूम फिक्स होता है। तो हम लोगों के लिए सही चॉइस लगता है liquids have no definite shape, ये सही है, बट डिफरेंट वॉल्यूम होते हैं। शेप तो कहता है भाई जैसा पॉट में आप डालिएगा, जैसा बर्तन में लिक्विड को डालिएगा उसी बर्तन का, उसी पॉट का वो शेप अटेन कर लेता है। ये लिक्विड का प्रॉपर्टी है। और ये भी है कि लिक्विड में आप जैसा कलर मिलाएंगे लिक्विड का कलर वैसा ही बन जाएगा, स्पेशली वाटर के साथ में ये स्पेशल कैरेक्टर है।
आप आइए यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 लेते हैं। आइडेंटिफाई पी एंड क्यू इन द फॉलोइंग वेन डायग्राम। चलिए भाई, आइडेंटिफाई पी एंड क्यू इन द फॉलोइंग वेन डायग्राम। व्हाट इज दिस? नॉन लस्ट्रस। नॉन लस्ट्रस का मतलब होता है कि आपके पास सतह जो उसका चमकीला नहीं होते हैं, राइट। हार्ड है, चलो भाई ठीक है। सिंक इन वाटर, ये वेन डायग्राम में 3 चीज लिया हुआ है। नॉन लस्ट्रस है और पी पॉइंट ऐसा है जो हार्ड भी है। अगर मेटल ले लीजिएगा तो लस्ट्रस हो जाता है, मतलब मेटल का सरफेस चमकीला हो जाते हैं, ठीक है। बट अगर वुडन ब्लॉक ले लीजिएगा तो हार्ड भी है और नॉन लस्ट्रस भी है। तो आप यहाँ से देखिए तो P क्या हो सकता है? P कुड बी वुडन ब्लॉक, Q और साथ में और कुछ लिखा हुआ है, P कुड बी वुडन ब्लॉक, ये तो सही है, P कुड बी वुडन ब्लॉक है। Q के बारे में क्या है? Q कुड बी स्पॉन्ज, सिंक इन वाटर एंड Q कुड बी मेटालिक सीट। चलो भाई मेटालिक सीट है, इसलिए कि इसको हार्ड भी होना है Q को और पानी में डूब भी जाना है। अगर स्पॉन्ज लेंगे तो हार्ड होगा नहीं, पानी में डूब सक जाएगा, लेकिन हमारे पास ये हार्ड नहीं होगा। तो मेरे लिए चॉइस जो है वो सही चॉइस कौन सा है? बी। जो P है वो वुडन ब्लॉक हो जाएगा और Q है मेटालिक सीट हो जाएगा। तो B एंड C, B एंड C, बोथ B एंड C इज द राइट आंसर। तो मेरे पास सही टिक मारने के लिए अगर कहेंगे तो दिस इज B एंड C। P कुड बी वुडन ब्लॉक एंड सिंक करेगा और हार्ड भी होगा तो मेटालिक सीट हो जाएगा, मेटालिक ब्लॉक होंगे। तो इस तरह से हम लोग के पास में आया बोथ B एंड C। रेफर टू द गिवन वेन डायग्राम एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। माय डियर जस्ट रीड इट। आप आराम से इसको देखेंगे तो आपको देखने से आपको समझ में आएगा कि रीड द क्वेश्चन। रेफर टू द गिवन वेन डायग्राम एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस। डिजीज कॉज्ड बाय वायरस, डिजीज कॉज्ड बाय वायरस, ओके। इट इज ट्रांसमिटेड थ्रू इंसेक्ट को R कहा है, बीच में P है और यहाँ पर Q है। तो हमारे पास ये देखिएगा कि आपका वैल्यू क्या क्या हो सकता है कि Q का है डिजीज कॉज्ड बाय वायरस, Q कुड बी चिकन पॉक्स वेयर एज R कुड बी प्लेग। हाँ, यहाँ से देख लीजिएगा। अब P कुड बी टाइफाइड वेयर एज Q कुड बी पोलियो ना, ये आपको लिखा हुआ है P कुड बी टाइफाइड, ओके, वेयर एज Q कुड बी पोलियो। नहीं, टाइफाइड है बैक्टीरियल डिजीज और आपके पास Q जो है पोलियो वो है वायरल डिजीज। तो ये यहाँ पर एक ही में ब्लॉक के अंदर में वायरल और बैक्टीरियल संभव नहीं है, इसलिए पहला चॉइस गया काम से। Q कुड बी चिकन पॉक्स, Q है भैया वायरल डिजीज, वेयर R कुड बी प्लेग। यस, प्लेग जो होते हैं रैट के अंदर में जो इंसेक्ट्स होते हैं छोटे छोटे, उसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं, ट्रांसफ़र होता है और प्लेग फैलता है, जिसको कहते हैं रोडेंट रैट। और उसमें जो छोटे छोटे फ्लाई होते हैं जिसको R कुड बी प्लेग, तो ट्रांसफ़र से इंसेक्ट के जो रैट के अंदर में इंसेक्ट होता है उससे ट्रांसफ़र होता है। तो ये सही लग रहा है, Q कुड बी चिकन पॉक्स, ठीक है भैया, चिकन पॉक्स है, वायरस से होता है। वेयर R कुड बी प्लेग, तो प्लेग लिखा है कि R के बारे इट इज ट्रांसमिटेड थ्रू इंसेक्ट, तो सही है ये वाला ना। अब आगे वाला भी हम लोग अगर पढ़ लेते हैं तो देख लेते हैं थोड़ा सा कि अगला क्या है। P कुड बी मलेरिया वेयर एज R कुड बी निमोनिया। नहीं, मलेरिया जो हम लोग को होता है आप सब जानते हैं पैरासाइटिक है, ये प्लाज्मोडियम से। तो यहाँ पर तो ऐसे ही हम लोग का P कुड बी वायरस है, तो यहाँ पर आपका पैरासाइट हो गया मलेरिया, इसलिए ये भी गड़बड़ हो गया। Q कुड बी ट्यूबरक्लोसिस, ये बैक्टीरिया से होता है, Q कुड बी ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया से है, यहाँ पर वायरस लिखा हुआ है इसलिए ये भी गया हवा खाने। तो वेयर एज R कुड बी कॉमन कोल्ड, नहीं, R कुड बी ट्रांसमिटेड थ्रू कॉमन कोल्ड, ये इंसेक्ट से नहीं होते हैं। कॉमन कोल्ड आपके पास वायरल डिजीज में आ जाते हैं, बैक्टीरियल में भी आ जाते हैं। तो हमारे पास सही चॉइस है Q कुड बी चिकन पॉक्स जो वायरल है एंड R कुड बी प्लेग जो कि ट्रांसमिटेड थ्रू इंसेक्ट, जो रैट में इंसेक्ट जो होते हैं छोटे छोटे फ्लाई उसके थ्रू ट्रांसफ़र होता है। तो राइट चॉइस आपके पास हो गया। तो दिस इज द 30 नंबर क्वेश्चंस, अप टू 30 नंबर वी हैव डिस्कस दिस। तो इन द नेक्स्ट वीडियो you just see this one 32. After that 50 number of the questions will discuss each and everything, and I will try my best to discuss the achiever sections in the separate video, so that there should be a slow and steady and well explanation, so that you can make the concept very clear. Thank you watching for this video.